हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास हमारी जो होगी घटना चक्र करंट अफेयर्स के साथ साथ घटना सार करंट अफेयर्स, जो कि आपकी ई दृष्टि मैगजीन आई हुई है घटना चक्र पब्लिकेशन की, जो पूरी वार्षिकी तौर पे जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक की है। साथ ही साथ आपकी घटना सार जो अर्धवार्षिक रूप में 2 वॉल्यूम में आई थी, उन दोनों मैगजीन को मिला के और साथ ही साथ घटना चक्र ई दृष्टि को मिला के मेरी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स तैयार किए गए करंट अफेयर्स के, जिसकी ऑलरेडी हमने 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए, जिसमें आप लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ा, उसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ा और साथ ही साथ आर्थिकी परिदृश्य पढ़ा, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ा, साइंस पढ़ा और संक्षिप्त वर्णन पढ़ा। तो इन सभी चीज़ों की हमने क्लास ऑलरेडी करा दी है, प्लेलिस्ट आप देख सकते हो चैनल पर जाकर। लेकिन अब हमारी जो आज की क्लास होगी वो आखिरी क्लास होगी करंट अफेयर्स की, और जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी आरओ एग्जाम जो कि 11 फरवरी को आयोजित है, साथ ही साथ आपका 17 मार्च को यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 जो आयोजित होने वाली है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी। तो अब आप कहोगे सर आज की इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आपने देखो नेशनल करंट अफेयर्स को सारी चीजें पढ़ ली, जिसमें हम लोगों ने लगभग 70 टॉपिक्स को कवर किए और सारे के सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स में हैं, जो कि कचरा मटेरियल हटा के केवल पेपर ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड जो पॉइंट ऑफ्स हैं उनको हम लोगों ने कवर किया है। तो इस तरीके से आप देखो कि इसमें सारी मैगजीन कवर कर दी गई, जहां से आपको कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर इसी तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी कवर किया, जिसमें निशु मैम के द्वारा भी तैयार किया गया इस नोट्स को और मेरे द्वारा भी तैयार किया गया। जैसे आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ई दृष्टि वार्षिकी भी हमने इसमें अपडेट किया। इसी तरीके से हमने अंतर्राष्ट्रीय और संक्षिप्त, खेल, पुरस्कार, उत्तर प्रदेश सभी कुछ कवर कर लिया है। अब यहाँ पर आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, जो कि आपके सामने देख रहे हैं, घटना चक्र की हम सूक्ष्म दृष्टि को कवर करेंगे, क्योंकि जितना भी घटना सार का सूक्ष्म दृष्टि वाला पॉइंट होता है जो आगे 18 पेजेस में आता है अपडेटेड के रूप में, अद्यतन के रूप में, उसका क्या होता है कि लगभग 70% या यूं कहूं कि मैं 80% टॉपिक अंदर हमारे मेंस मतलब जो मेन नोट्स होते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिकी कवर हो चुके होते हैं। केवल 20 to 30% टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि कुछ नए अपडेटेड होते हैं, उन्हें हम कवर करते हैं। सेम इसी तरीके से हम ई दृष्टि मैगजीन में भी हम कवर करेंगे, नेशनल के स्तर पे, फिर इंटरनेशनल स्तर पे। लेकिन यहाँ पर हम पिन पॉइंटेड चीज़ों के एक रिवीजन करते हैं। तो यही आज हमारी आखिरी क्लास होगी, और उससे पहले आप देखेंगे ये पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से या जो प्रोडक्ट हैं या आपके मेले हैं, जो भी चीज़ें आप देखोगे आर्थिकी उत्तर प्रदेश स्पेशल आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये सभी नोट्स मैंने हैंड रिटन तैयार किए हैं, और आप इन नोट्स को बाई कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। वीडियो के नीचे दिए गए एक व्हाट्सएप नंबर पे आप अगर मैसेज भेजेंगे तो वहां से आपको रिप्लाई मिल जाएगा, जहां पर आप पेमेंट मेथड को समझ पाएंगे और पीडीएफ किस प्रकार से मिलेगी उसके सभी स्टेप्स को फॉलो करके आप इस पीडीएफ को परचेस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप लिमिटेड टाइम में, दोस्तों लिमिटेड टाइम में मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे 2 से 3 बार, जहां से आपका करंट अफेयर्स का सारा सेगमेंट कवर हो जाएगा। और मैं अगले दिन से अब आपको लगभग 500 प्लस एमसीक्यू सीरीज को शुरू करने वाला हूं, इसी करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगा, जिससे आपको बहुत सारी चीजें रिवीजन हो जाएगी और एक कॉन्फिडेंस आएगा। और यही करंट अफेयर्स आपके यूपी पीसीएस एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी। तो इन्हीं सब इंफॉर्मेशन के साथ अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लास पर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कवर करेंगे राष्ट्रीय परिदृश्य को। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला ही पॉइंट है कि वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया, तो 10 से 12 जनवरी 2024 को किया गया। और 2024 में इसका जो संस्करण आयोजित हुआ था, ये भारत में 10वां संस्करण आयोजित हुआ था, जो कि ग्लोबल स्तर पे होता है। दूसरे पॉइंट को हम कवर करेंगे, तो पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस अर्थात पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने के लिए अधिसूचना जारी की, तो पोइला बैसाख, जो कि बंगाली नववर्ष का प्रथम दिन होता है। हालांकि 1 जनवरी 2024 भी आप कह सकते हो या फिर पोइला बैसाख, लेकिन मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका 24 जनवरी, जो कि यूपी स्थापना दिवस मनाया जाता है और जिसको योगी सरकार के द्वारा 2018 से शुरू किया गया है। हर वर्ष इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत यानी स्टेट सॉन्ग का दर्जा दिया है, तो बांग्लार माटी बांग्लार जल। इट मीन्स कि बंगला की मिट्टी और बंगाल की जल, ये इसका आपका क्या हो जाएगा, स्टेट सॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार के सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ आप अगर एमसीक्यू सीरीज की अपडेट चाहते हैं क्लास की, तो आप लोग प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर एक डिस्कशन ग्रुप भी है और एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है वीडियो के। आप वहां पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहां पे सभी क्लास की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी और पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया।
आगे देखते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है? तो 15 दिसंबर 2023 को सूरत हवाई अड्डा गुजरात को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया। आगे देखते हैं, भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ पे लॉन्च किया गया? मतलब सतत विकास के लिए स्कूल की बात करेंगे तो आईआईटी कानपुर में कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी में इसको शुरू किया गया। यूपी स्पेशल के लिए ये प्रश्न बन सकता है 14 दिसंबर 2023 को, और ये भारत का पहला ऐसा स्कूल होगा जो सस्टेनेबिलिटी पर पूरा का पूरा तरीके से एकीकृत रूप से काम करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। अगला पॉइंट यहां पर हम देखेंगे कि कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया था? तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद थे महुआ मोइत्रा साहब। इनको कैश फॉर क्वेरी घोटाले में संलिप्त पाया गया था, इसलिए इनको सदस्यता रद्द कर दी गई। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से सांसद थी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट जारी की जाती है? तो एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये जारी की जाती है। क्राइम इन इंडिया मतलब कि भारत में अपराध की दर क्या है, कौन सा राज्य में ज्यादा अपराध हो रहा है, कहां पर सबसे कम हो रहा है। तो कोलकाता सबसे ज्यादा सेफ सिटी मानी जाती है जहां पर किसी प्रकार का क्राइम नहीं हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट के अनुसार कहा गया। हालांकि रिपोर्ट कहती है प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में जो 45.9 से घटकर 2022 में कितनी होगी? 422.2। इट मीन्स कि 1 लाख जनसंख्या पे 422 अपराध हो रहे हैं, ये रिपोर्ट बता रही है। और प्रति 10 लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में हुए? तो कोलकाता में हुए। ये सबसे सेफ सिटी के रूप में माना जा रहा है। तो यहां से ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे देखते हैं, विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहां पर किया गया है? तो गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इस अस्पताल का नाम क्या है? तो आरोग्य मैत्री एड क्यूब है। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया? तो भीष्म परियोजना। और ये भीष्म परियोजना किससे संबंधित हो जाएगी? हेल्थ या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित होगी, जो स्वास्थ्य से संबंधित है। फिर आगे देखते हैं, इस टॉपिक को हम लोगों ने अंदर ही पढ़ लिया था, झारखंड से संबंधित है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो पीएम जन मन। इसको हम लोग कहते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, इनको हम कह देते हैं। तो प्रधानमंत्री जन मन योजना शुरू की गई है और जिसका विस्तारित नाम है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। तो ये मैंने अंदर डिटेल में पूरा पढ़ाया है नेशनल करंट अफेयर्स में, आप वहां से भी इसे कवर कर सकते हो। फिर आगे देखते हैं हम लोग, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन या संग्रहालय के रूप में उसे डेवलप किया रहा है, द हम्प। तो ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में मैंने अंदर डिटेल से बताया था कि ड्रोन महिला सारथी के रूप से योजना शुरू की गई है, या ड्रोन दीदी के रूप में, जिसमें क्या होगा कि लगभग 1500 या 50 ऐसे करके सेल्फ हेल्प ग्रुप का सिलेक्शन किया गया है, जिसमें क्या किया जाएगा? इन महिलाओं को ड्रोन दिया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा ड्रोन चलाने का, ताकि कीटनाशक रसायनों का छिड़काव खेतों में किया जा सकेगा। तो ये ड्रोन उपलब्ध करने के लिए योजना दी गई है। फिर आगे बात करेंगे, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? एम्स हॉस्पिटल देवघर झारखंड में इसका इनॉग्रेशन किया गया, जो 10,000वें, जो आप प्रधानमंत्री जन देखते हो ना, जन आरोग्य केंद्र होते हैं जहाँ पे दवाइयाँ बहुत सस्ती मिल जाती है डिस्काउंट में, तो उसी को कहा जा रहा है। और जिसका टारगेट रखा गया कि अब इसे 25,000 तक पहुंचाना है हमें, इसको ओपन करके। फिर आगे देखते हैं, आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया, मंदिर वर्ड जोड़ दिया गया है। काशी तमिल समागम या संगमम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? 17 से 30 दिसंबर 2023 को, और ये वाराणसी में आयोजित किया गया, जिसके लिए 2 एजेंसी नॉमिनेट की गई है। एक है आईआईटी मद्रास, दूसरा आईआईटी बीएचयू। तो वाराणसी और मद्रास तमिलनाडु से दोनों ही संस्थाएं इसकी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में स्टैब्लिश की गई हैं। ये सारी डिटेल से मैंने करंट अफेयर्स अंदर पढ़ा रखा है इसके बारे में सारी चीजें, लेकिन वही है कि यहाँ पे सूक्ष्म दृष्टि का मतलब होता है कुछ पॉइंट को अलग करके रिवीजन के तौर पे। जिन लोगों ने इस पूरी क्लास की सीरीज को कवर किया होगा उनको ये सारे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे कि हाँ सर ने इस टॉपिक को पढ़ाए हैं और हम कहाँ कहाँ पे इस टॉपिक को पढ़े हैं और इसका रिविजन कैसे हो रहा है। गुजरात ने किस मछली को राज्य मछली घोषित किया था? तो घोल मछली को राज मछली घोषित किया था। जब वैश्विक मत्स्य पालन केंद्र जो है कि सम्मेलन हो रहा था गुजरात में, जहां पे उत्तर प्रदेश को अंतरदेशीय मछली पालन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहीं पर इसने घोल मछली की घोषणा की कि गुजरात की स्टेट मछली क्या होगी? घोल मछली होगी। किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन
संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया, तो केरल की केस स्टडीज में शामिल है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो सिद्दीपेट तेलंगाना में किया गया, यह भी मैंने बताया था। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा। और साथी की जो फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। आगे देखते हैं अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई, तो केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा, ये हेल्थ से संबंधित है। अग्नि से तात्पर्य आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगर आप इसे अग्नि को इस तरीके से तो लिखोगे इंग्लिश में AGNI, तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मतलब हो जाएगा पहल। किस शहर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया, तो खूंटी झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। हर बच्चे के लिए हर अधिकार यानी एवरी राइट्स फॉर एवरी चाइल्ड, यह अभियान उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया 18 नवंबर को। हालांकि इसे यूपी स्पेशल मैंने कवर किया था। फिर आगे देखते हैं कि सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 अर्थात सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया, नई दिल्ली में। इसका मुख्य उद्देश्य एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना यानी कि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना। फिर आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो इटावा में किया गया है भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र। अगर मैं कहूँ कि मथुरा में बकरी का एक अनुसंधान केंद्र है तो ये बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति वंदन का आयोजन किया गया, तो ये गोंडा में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया, तो सांवरिया सेठ मंदिर। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि सांवरिया सेठ मंदिर किस राज्य में है या राजस्थान के किस जिले में है। ISO 900 अनुपात 2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कौन सा है, तो भोपाल का जो महिला पुलिस स्टेशन है उसको ये प्रमाणन प्राप्त हुआ है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया, नमो भारत, जो कि मेरठ गाजियाबाद दिल्ली के रूट पे शुरू कर दी गई है, जिसको हम लोग RRTS के रूप में हमने डिटेल से अंदर करंट अफेयर्स में पढ़ा है। तो अब यहाँ पर देखिए डिटेल तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो चीजें मैंने वहां पे बहुत डिटेल से समझाई हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज पहले उन सभी क्लासेस को देख लेना, ताकि इस क्लास को दोबारा जब देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपकी रिपीट होंगी, लगभग 70% आपको चीजें याद रहेंगी क्योंकि हमने पहले उसके बारे में पढ़ लिया डिटेल से। आगे देखते हैं राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने शुरू किया है, तो CBI ने शुरू किया है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह अभियान किसके खिलाफ है, तो संगठित साइबर अपराध जो होते हैं, ऑर्गेनाइज जो साइबर क्राइम हो रहा है उसके खिलाफ ये शुरू किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने सामऊ शहीद स्मारक एवं पुस्तकालय का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में किया है। यह स्मारक किस क्रांति से संबंधित है, तो 1857 की क्रांति से संबंधित है। नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉन्च किया, तो मेरा युवा भारत। क्या है, मेरा युवा भारत, तो इस मंच को लॉन्च किया। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश का राज्य का जलीय जीव घोषित किया गया गांगेय डॉल्फिन को, लेकिन मैं कहूं कि ये जलीय जीव है। अगर मैं कहूं कि उत्तर प्रदेश की राज्य मछली क्या है, तो उसका नाम आपको बताना है चितला। क्या हो जाएगी, चितला, ये राज्य मछली है। जबकि जलीय जीव के रूप में गांगेय डॉल्फिन, जो कि एक डॉल्फिन की प्रजाति है मछली के रूप में। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कौन सा बनेगा, तट मंदिर बनेगा तमिलनाडु का। ये पुरातत्व स्थल बनेगा जो ग्रीन एनर्जी से होगा। देश का दूसरा राज्य जिसने जाति आधारित सर्वेक्षण कराने की घोषणा कर दी अभी, तो ये हो जाएगा राजस्थान। लेकिन अगर मैं कहूं पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो बिहार, जो कि अभी नीतीश कुमार के द्वारा OBC की जनगणना कराई गई, यानी जाति आधारित OBC SC ST सभी की जनगणना कराई गई थी। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई, नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई। इसकी क्षमता कितनी है, तो 1440 मेगावाट की है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दक्षिण लोहान की झील कहाँ की है, तो ये सिक्किम की है। इसको भी मैंने अंदर कवर किया डिटेल से। फिर आता है विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना को किसके द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये यूपी से संबंधित है। किससे संबंधित है, यूपी से संबंधित है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों के बीच में रहेगी। और आगे समझते हैं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस राज्य को 100% ODF प्लस का दर्जा प्रदान किया गया, तो उत्तर प्रदेश को 100% ODF प्लस का दर्जा दे दिया गया है। पहला नीलगिरी तहर दिवस
कब मनाया जाएगा? 7 अक्टूबर 2023 को। और नीलगिरी तहर किस राज्य का राजकीय पशु है? तो तमिलनाडु को। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, जो नीलगिरी तहर है ये एक बकरी की प्रजाति है जो सामान्यतः नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलती है और पश्चिमी घाट पर ये विलुप्त हो गई है, एक तरीके से लुप्त प्राय। तो इसके संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर दिवस शुरू किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा? क्योंकि अब जो संसद भवन नया वाला बनाया गया उसमें जो है कि सारी मीटिंग्स हो रही है, सारे कानून बन रहे हैं, तो अब जो है कि पुराना वाला जो संसद भवन है इसको संविधान सदन कहा जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से अब हेरिटेज बन जाएगा। आदि शंकराचार्य की स्टैचू ऑफ वननेस यानी कि एक वाद की मूर्ति का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री मामाश्री अर्थात शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एक महोत्सव के दौरान इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है महिला आरक्षण विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया? 20 सितंबर 2023 को। राज्यसभा में कब पारित हुआ? 21 सितंबर 2023 को। और यह कौन सा संविधान संशोधन था? तो 128वां था। लेकिन अगर मैं कहूं यह संविधान संशोधन बिल था, लेकिन अब मैं कहूं कि अगर ये एक्ट बना है यानी कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम बना, तो इसका नंबर आएगा 106। और इस महिला आरक्षण विधेयक की एक खास बात है कि ये नए वाले सदन से यानी कि नए संसद से पारित होने वाला पहला कानून है। अर्थात 105 तक जो संवैधानिक संशोधन हुए वो सारे के सारे पुराने संसद भवन से हुए थे जिसको अब संविधान सदन कहा जा रहा है। लेकिन नए वाले संविधान सदन से जो संसद से पहला कानून यही पास हुआ, महिला आरक्षण बिल। तो ये भी अच्छी बात है। आगे देखते हैं सितंबर 2023 में किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया? तो मिथुन को दिया गया जो कि सामान्यतः अरुणाचल प्रदेश वगैरह में पाया जाता है और यह दर्जा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। इससे पहले 2022 में याक नाम का एक पशु था, उसको दिया गया था खाद्य पशु का दर्जा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की थी? विश्वकर्मा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। 17 सितंबर को जो विश्वकर्मा पूजा होती है उसके अवसर पे। अब जिन लोगों ने इस क्लास को पहले ही डिटेल से पढ़ा होगा तो मैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं वो रिवीजन हो पा रहे होंगे आप लोगों के, और जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे तो उनके हो सकता है सिर से बाउंस कर जाएगी। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप पहले उन सभी क्लासेस को जरूर देखिए। प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है करंट अफेयर्स के नाम से, आप देख सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी MICE सुविधाओं में से एक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, वो है यशोभूमि। अब आगे देखें कि इसका जो फुल फॉर्म होता है MICE का, तो ये हो जाता है मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशंस, अर्थात बैठकें, प्रोत्साहन सम्मेलन, प्रदर्शनियां। आगे देखते हैं नरेंद्र मोदी जी ने कहां पे एथिलीन क्रैकर परियोजना की आधारशिला रखी? एथिलीन की बात हो रही है तो बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में। किस राज्य ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने। भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट नमन शुरू किया गया है। जो शहीद और जो पूर्व सैनिक है जो अभी जिंदा है तो उनके परिवार या उनके परिजनों के कल्याण के लिए। तो प्रोजेक्ट कौन सा है? नमन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना को किस वर्ष तक विस्तारित किया है? तो 2025-26 तक कर दिया है, जो कि 3 साल के लिए बढ़ाया गया और इस 3 साल में 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। अगर मैं पीएम उज्ज्वला की बात करूं जो 1.0 पहली बार यह योजना शुरू की गई थी बलिया से 2016 में। उसके बाद जो 2.0 दूसरी योजना शुरू की गई थी दोस्तों महोबा से की गई थी, और ये तीसरा है 3.0 जिसको विस्तारित किया गया है। और मैंने इसमें एक प्रश्न भी बताया था, लेकिन अब मैं यहां पर आपसे प्रश्न पूछूंगा कि जो 10 करोड़वां कनेक्शन था, 10 करोड़ नंबर पे जो कनेक्शन था वो यूपी के किस शहर के व्यक्ति को मिला था? तो शहर आपको बताना है। मैंने डिटेल जब करंट अफेयर्स पढ़ा तो वहां पे मैंने इसको बताया भी था। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर 10 लाख से अधिक आबादी के शीर्ष 3 शहर कौन थे? तो इंदौर को मिला है पहला, दूसरा आगरा को मिला, तीसरा ठाणे महाराष्ट्र को। तो हमारे लिए स्पेशल पॉइंट बन जाता है कि यूपी का आगरा स्वच्छ शहरों की लिस्ट में सेकंड नंबर पे आता है। केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन बन जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की किस नदी में जटायु क्रूज सेवा प्रारंभ की गई है? तो सरयू नदी, जो कि अयोध्या से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहां पर पाया जाएगा, बनाया जा रहा है? तो चित्रकूट में। ये ग्लास स्काई वॉक क्या होता है? जो आप देखोगे टूरिस्ट को डेवलप करने के लिए, टूरिज्म को, बड़े बड़े जो घाटी होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पे एक शीशे का जो है कि पूरी एक सीढ़ी टाइप की बना दी जाती है जिसपे लोग घूमते हैं, टहलते हैं और नीचे उन्हें बहुत गहरी खाई देखने को मिलती है। अक्सर आपने मोबाइल की रील्स में देखा होगा, चाइना में, साउथ कोरिया की वीडियोज में, तो ये वही चीज है ग्लास स्काई वॉक। आगे देखते हैं
आयुष्मान भव अभियान का उद्घाटन कहाँ से किया गया? तो गांधीनगर गुजरात से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया था, जो कि सितंबर 2018 में जो शुरू की गई थी योजना राष्ट्र आयुष्मान भारत मिशन की, जिसके 5 वर्ष पूर्ण हो गए और जो भी उपलब्धि यहाँ पर प्राप्त हुई, जो कि उपलब्धता मिली है, उस उपलब्धियों का बखान किया गया और वो सारी चीजें हमने बताई हैं। अब हम चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सेगमेंट पे, जहां से हम इन चीजों को कवर करेंगे। अगला पॉइंट है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जो पहला पॉइंट है कि पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो डोनाल्ड टस्क ने ली है और ये 13 दिसंबर का लेटेस्ट पॉइंट है। हालांकि जितने भी लोगों ने नई नई जो नियुक्तियां हुई है प्रधानमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, ये मैंने अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में पढ़ा दिया है बहुत डिटेल से, क्योंकि पिछली बार जब मैंने आपको यूपी पीसीएस 2023 के अंतर्गत पढ़ाया था, तो वहां पे एक प्रश्न पढ़ाया था कि तंजानिया की जो राष्ट्रपति हैं सामिया सुलूहु हसन, और वो सीधा सीधा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल गया था। तो ऐसी नियुक्तियां भी पूछी जाती हैं। क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो मर्सर के द्वारा जारी की गई। इस रैंकिंग में 241 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें रहने योग्य सबसे बढ़िया शहर माना गया वियना ऑस्ट्रिया का, सेकंड नंबर पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का और तीसरे नंबर पे ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। अगर भारतीय शहरों की बात करेंगे तो इसमें 7 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें पहले नंबर पे आएगा, अगर हम वैश्विक रैंकिंग देखेंगे तो अलग चीज है, लेकिन हम पहले नंबर पे देखेंगे तो हैदराबाद तेलंगाना आता है, दूसरे नंबर पे पुणे महाराष्ट्र आएगा, तीसरे नंबर पे बेंगलुरु कर्नाटक आएगा। तो बस इतना ही हमें जानना है। आगे देखते हैं, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA कहां पर लॉन्च की गई है? तो ये दुबई COP28 के दौरान की गई है, और मैंने बताया भी था डिटेल में कि COP28 के अंतर्गत नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही इसे शुरू किया गया है। और इस अलायंस में भारत समेत कितने देश शामिल हो चुके हैं? 11 देश, यानी भारत भी इसमें शामिल है। जैसे भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। तो ये प्रमुख प्रमुख देश इसमें शामिल हैं। आगे देखते हैं, किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम लोग पढ़ते हैं GPAI, यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यह जो शिखर सम्मेलन हुआ, यह भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पे थे 4 से 6 दिसंबर को? तो मैंने भारत केन्या के जो संबंध बताए थे, तो ये 40 साल बाद जो है कि आधिकारिक यात्रा हुई थी, जिसमें केन्या के राष्ट्रपति हैं। फिर अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कहां पर हुआ था? तो 5 से 8 दिसंबर के बीच 2023 में हुआ था, और इस बैठक का आयोजन कसाने बोत्सवाना में हुआ था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो यूनेस्को की ये मीटिंग हो रही थी, क्योंकि जो सांस्कृतिक धरोहर होती है उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो यूनेस्को देखती है। तो इस बार 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में भारत की जो नृत्य की मानवता है, जिसको हम लोग गरबा कहते हैं, तो ये गरबा जो कि गुजरात का प्रमुख नृत्य है, जो नवरात्र की पूजा में होता है, नवदुर्गे पे होता है, तो इसको 15वीं अमूर्त विरासत घोषित किया गया। इससे पहले दोस्तों 2021 में जो 14वीं जो है कि अमूर्त विरासत थी, वो थी दुर्गा पूजा कोलकाता की। आगे देखते हैं, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? तो टेलर स्विफ्ट को चुना गया है, और ये अमेरिका की पॉप गायिका और अभिनेत्री है। और टाइम पर्सन की जो मैगजीन है, इसके कवर पेज पे अपनी फोटो छपवाने वाली ये दूसरी महिला होगी, पहली महिला होंगी जो 2 बार छपी है। CEO ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला? तो सैम अल्टमैन को, जो ओपन एआई का जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है, जिसको हम लोग चैट जीपीटी कहते हैं। क्या कहते हैं? चैट जीपीटी। जैसे मैंने गूगल का बताया था आपको कि गूगल ने भी अपना एक एआई लॉन्च किया जिसका नाम है जेमिनी, याद होगा आप लोगों को, करंट में मैंने पढ़ा था जेमिनी। और उसी तरीके से ओपन एआई भी अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट लॉन्च करता है जिसका नाम होता है चैट जीपीटी, जो आप लोग बहुत सारा सुनते रहते हैं न्यूज में। तो इसी तरीके से ये CEO ऑफ द ईयर चुना गया सैम अल्टमैन को, जो कि ओपन एआई के CEO हैं। फिर आगे देखते हैं, यहां पर एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया 2023 के लिए? लियोनेल मेसी को, और ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची कौन जारी करता है? फोर्ब्स के द्वारा जारी होती है, जिसमें दुनिया की शीर्ष 3 स्तर पे उर्सुला वॉन डेर रैंक 1 अध्यक्ष है यूरोपीय आयोग की, जो कि यूरोपीय यूनियन की एक संस्था है। दूसरे नंबर पे क्रिस्टीना लेगार्ड अध्यक्ष है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की, इसी यूरोपीय यूनियन से संबंधित है। तीसरे नंबर पे कमला हैरिस है, उपराष्ट्रपति अमेरिका की है। लेकिन इसी सूची में भारतीय महिलाओं की जो शामिल है वो टॉप 100 में 4 महिलाएं शामिल है, जिसमें पहले नंबर पे आती है निर्मला सीतारमण जी, इनकी 32 रैंकिंग है। दूसरे नंबर पे रोशनी नाडर मल्होत्रा, इनकी 60 है। सोमा मंडल जो कि स्टील अथॉरिटी सेल जिसे हम लोग कहते हैं, स्टील अथॉरिटी
इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष हैं, तो ये 70 नंबर पे आती हैं। और किरण मजूमदार शाह जो कि बायोकॉन जो प्रोडक्ट होता है मेकअप का, उसमें आती हैं 76 नंबर पे। तो ये 4 महिलाएं शामिल हैं, जबकि पिछली बार 6 महिलाएं शामिल थी। फिर आगे देखते हैं, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की अभी हाल ही में घोषणा की है? तो इटली इससे बाहर हो गया है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 शुभारंभ किया? तो स्वीडन के साथ। लीड आईटी 2.0 की फुल फॉर्म है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के परिषद के लिए पुनर्निर्वाचित किया गया? तो भारत को इसे निर्वाचित कर लिया गया इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन में। और इसका ये जो कार्यकाल रहेगा 2 वर्षों का रहेगा, 2024-25 के लिए भारत का रहेगा। आगे देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये भी मैंने पढ़ा है, 2024 जारी किया था जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। इसमें 63 देशों और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है। शुरू के 3 स्थान किसी भी देश को नहीं मिले, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं था जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में बेहतर परफॉर्म किया हो। लेकिन रैंक 4 पे आपका डेनमार्क आएगा, रैंक 5 पे एस्टोनिया और रैंक 6 पे फिलीपींस आएगा। भारत की रैंकिंग कहेंगे तो 7वें नंबर पे इसकी रैंकिंग आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसने ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 की रिपोर्ट जारी की है? तो यूनेप के द्वारा की गई, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन G20 देशों की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी थी? तो 82%। अर्ली वार्निंग्स फॉर ऑल पहल, ये पहल शुरू की गई है यूएन के द्वारा। इस पहल का उद्देश्य है कि 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम, प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, सबसे पहले ये लक्ष्य तय किया गया है। आगे देखते हैं, यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ ने ग्रीन राइजिंग पहल को भारत के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और यूनिसेफ क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन जो चिल्ड्रन सेफ्टी प्रोग्राम शुरू करता है, मतलब बच्चों की सुरक्षा के लिए, तो ये वही होता है। और यह पहल भी COP28 में लॉन्च की गई दुबई से। जब मैंने COP28 का पूरा एक करंट अफेयर सेगमेंट पढ़ाया था, तो इसमें सारी चीजें मैंने बताई थी कि कौन कौन सी इसमें पहल लॉन्च की गई हैं। वाइज की बात करेंगे, शिखर सम्मेलन का इसका 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोहा, कतर में किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन, जिसकी थीम है रचनात्मक प्रवाह कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, यानी कि क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लोरिशिंग इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिर इसी तरीके से आगे देखेंगे, किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया? तो सैफीना हुसैन, जो कि पहली भारतीय महिला है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड की एक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, किसको? क्रिस्टोफर लक्सन को किया गया है नवंबर 2023 में। कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य मंदिर बन गया? तो अंकोर वाट मंदिर, कंबोडिया, जिसके बारे में मैंने बताया था कि सूर्य वर्मन के द्वारा ये बनवाया गया था। ये कंबोडिया का है, जो कि 500 एकड़ में ये मंदिर बना हुआ है। इसकी डिटेल जानकारी आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ सकते हैं पूरी, जो मैंने क्लास कराई है। नेक्स्ट है, अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति चुना गया जोसेफ बोकाई को। एपेक लीडर वीक 2023 कहां आयोजित किया गया? सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में, और जिसकी थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण करना। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए ल्यूक फ्रेडन। मालदीव के नए राष्ट्रपति बने डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, जिन्होंने अभियान चलाया, अपने यहाँ चुनाव जीतने के लिए कैंपेन चलाया, इंडिया आउट, मतलब भारत को बाहर करो। और तभी से ये माहौल बिगड़ गया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप पे 100 मीटर की यात्रा की पैदल, और लक्षद्वीप का टूरिज्म बहुत तेजी से बढ़ रहा है और मालदीव की इकोनॉमी तुरंत डाउन हो गई, क्योंकि कई लोगों ने अब मालदीव जाना कैंसिल कर दिया। आगे बात करेंगे, चक्रवात मिथिली की बात करेंगे, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था, सबसे अधिक बांग्लादेश से प्रभावित हुआ। इस चक्रवात का नामकरण मालदीव के द्वारा किया गया। इस चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? भारत और बांग्लादेश मुख्य रूप से प्रभावित हुए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनोवेशन हैंडशेक कहां लॉन्च किया गया? तो सैन फ्रांसिस्को में, जो कि भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करेगा। अब आगे चलते हैं कि कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेज इन यूरोप CFE से बाहर हो गया? तो रूस को इसे बाहर कर दिया गया, जो कि पारंपरिक हथियारों पर नीति थी या समझौता था यूरोपीय देशों के बीच में, जो कि नाटो और वार्सा पैक्ट के देशों के द्वारा किया गया था 1992 के दौरान, और अब उसे रूस को बाहर कर दिया गया यहां से। नेक्स्ट है, QS विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो क्वार्टरली साइमंड्स, इसकी फुल फॉर्म ही है, 16वां संस्करण था। इस रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के थे? भारत के थे 148, लेकिन एशिया की जो सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग थी वो पेकिंग यूनिवर्सिटी को मिलती, चाइना।
पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना को सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग मिलती है। और इस रैंकिंग में जो भारत का शीर्ष स्थान था, शीर्ष संस्थान, वो आईआईटी बॉम्बे रैंक 40 पे रहता है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे, किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी की थी? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा जारी की गई थी। अगला है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 कब आयोजित किया गया? 17 नवंबर 2023 को, और इसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी भारत के द्वारा की गई थी। और इस सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया गया जनवरी 2023 में। किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च की गई। पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के लिए जो 5वीं बैठक COP5 जो कि आयोजित की गई जिनेवा स्विट्जरलैंड में। चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा और हो गई फिलीपीन के द्वारा, और अभी इससे पहले इटली ने भी की। प्रथम ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट 2023, मेजबान देश था यूके। इसमें कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिम को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया? 28। और इस समझौते का नाम है ब्लेचली घोषणा। ठीक है। कितने शहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया? तो 55। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें भारत के 2 शहर शामिल हुए हैं, ग्वालियर जो कि संगीत की श्रेणी में, कोझिकोड जो कि साहित्य की श्रेणी में। कोझिकोड कौन से राज्य के अंतर्गत है ये बताइएगा। ग्वालियर तो आप लोग बता देंगे एमपी में, लेकिन कोझिकोड कौन से राज्य में आता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है, किस संस्था ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की? तो यूनेप के द्वारा जारी किया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। और यूनेप की अगर स्थापना की गई 1972 में। तो इसका मुख्यालय क्या था दोस्तों? केन्या की राजधानी जो नैरोबी है वहां पर इसका मुख्यालय है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो यूनेप क्या करता है? जलवायु परिवर्तन से संबंधित काम करता है। तो ये रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला पॉइंट है, 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? इसमें 11 देशों ने। और मैंने आपको बताया भी है कि नदी डॉल्फिन की कितनी प्रजातियां? 7 प्रजातियां, जिसमें से 6 प्रजातियां जिंदा हैं, जबकि चाइना नदी की जो प्रजाति है यांगजी नदी में पाई जाती है वो लुप्त प्राय हो चुकी है। तो केवल अब कितनी बचती है? 6 प्रजातियां, जिसमें से एक गंगा नदी डॉल्फिन होती है, एक सिंधु नदी डॉल्फिन होती है, एक इरावदी नदी डॉल्फिन होती है, एक अमेजन नदी डॉल्फिन होती है। इस तरीके से 6 नदियों की प्रजाति मैंने बताई थी डॉल्फिन की करंट अफेयर्स के डिटेल्ड सेगमेंट में। तो ये 11 जो देश थे, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुला। तो ये 11 देश थे जिन्होंने नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया था। तो आप लोगों को भी याद रखना चाहिए, अच्छे से इस करंट अफेयर्स को तैयार कर लो, क्योंकि यूपी पीसीएस में भी मैक्सिमम यहीं से प्रश्न आएंगे और आरओ में तो आएंगे ही आएंगे। तो इसलिए प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को जरूर देख लेना डिटेल वाली। जिन्होंने देखी होगी उससे बहुत अच्छे से चीजें रिवाइज हो रही होंगी, पूरा का पूरा एक फ्रेम तैयार हो रहा होगा उनका। आगे देखते हैं, नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहां हुए? तो ये ऐतिहासिक घोषणा पत्र बोगोटा, कोलंबिया में हुआ था। अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क आईसीएन के संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बना है। स्लोवाकिया की प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो रॉबर्ट फीको को नियुक्त किया गया है। फिर आगे देखते हैं, हरिकेन ओटिस ने कहां पर तबाही मचाई? तो जो हरिकेन आया वो मैक्सिको में आया, यानी कि अल्कापुल्लो में। और किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? तो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी के द्वारा जारी की गई है। आगे देखते हैं, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? तो भारत ने की है। भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबल रिपोर्टिंग ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार दिया गया? तो ये हो जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट आपका आता है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी WTO, यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड वाला नहीं है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की 25वीं महासभा कहाँ आयोजित की गई? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में की गई थी। और UNWTO द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? धोरडो गांव गुजरात में, धोरडो गांव गुजरात में जो कि स्थित है। अगला देखते हैं, सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो डेनियल नोबोआ ने जीता। ये मुश्किल से 32 या 34 साल के हैं, सबसे यंग एज के हैं। किस संस्थान ने 1 CGIAR भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया? तो अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क कटिबंधी फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT जिसे हम कहते हैं। और इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी कहते हैं।
आगे देखें, भारत और यूके के बीच पहली 2+2 वार्ता कहां पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई 2+2 वार्ता। ये पहली है भारत और यूके के बीच में। इजराइल और हमास के बीच फंसे संघर्ष में जो है कि भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ऑपरेशन अजय शुरू किया गया था। अक्टूबर 2023 में भारत भेषज संहिता आयोग किसका सदस्य बना? तो फार्माकोपियल डिस्कशन ग्रुप पीडीजी का बना। आगे देखते हैं, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन, यही यूपीपीसी 2023 में पूछा गया था, भारत की राजकीय यात्रा पे थी? तो तंजानिया की थी, और तंजानिया एक अफ्रीकी देश है। किस विश्वविद्यालय के द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधि दी गई? तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू नई दिल्ली के द्वारा। भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन किया गया न्यू जर्सी यूएसए में, जो कि लगभग 180 एकड़ में बनाया गया है, जबकि नई दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है ये 100 एकड़ का है। इजराइल ने फिलिस्तीनी से के आतंकवादी समूह हमास के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड शुरू किया था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसने जारी किया? तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्प ने जारी किया, जिसमें भारत की रैंकिंग की अगर हम बात करेंगे तो भारत इस रैंक में 111वें नंबर पर आता है। प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वनुआतु के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो चार्लोट साल्वाई बने हैं। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष चुना गया है भारत को। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया ह्यूस्टन टेक्सास यूएसए में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पर भारत के बाहर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की बात करते थे भीमराव अंबेडकर जी, तो मैरीलैंड यूएसए में स्थापित की गई। वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वीपो के द्वारा यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी की जाती है। इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 132 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है। और इस सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश था? तो स्विट्जरलैंड हमारा शीर्ष स्थान पर रहता है। भारत की रैंकिंग कितनी आती? 40 आती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें खंड का किया गया। और इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा शुरू की गई? तो डेनिस फ्रांसिस के द्वारा शुरू की गई है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा जारी की गई है। और इस रैंकिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड किंगडम की जो की है वर्ल्ड के स्तर पर टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल है, नंबर 1 पर। और भारत का कौन सा संस्थान इसमें शीर्ष पर है? तो IISc बेंगलुरु, जो कि बेंगलुरु के नाम से जाना जाता है। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है? तो ये I2U2 अर्थात इंडिया, इजराइल और यूएई और यूएसए के द्वारा शुरू किया गया है। फिर आगे देखते हैं हम यहाँ पर, अब इस नेक्स्ट पॉइंट पे आते जो इंपॉर्टेंट है, विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक कहां आयोजित की गई? तो रियाद, सऊदी अरब में। और इसमें शांति निकेतन 41वें के रूप में और होयसल के पवित्र मंदिर जो है 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिसमें चेन्ना केशव मंदिर है, होयसलेश्वर मंदिर है और केशव मंदिर, ये 42 यानी कि 42वें विश्व धरोहर के रूप में शामिल हो गए। तो इस तरीके से भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हो गए? 42 हो चुके हैं। और दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? जोहान्सबर्ग में, क्योंकि गांधी जी वहीं से जुड़े हुए थे तो इसलिए वहीं पे आयोजित किया गया। आगे देखते हैं, अब इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अगर हम बात करेंगे कि लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो डेनियल ने मचाई थी। और विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग जारी की गई थी यूएस न्यूज और वर्ल्ड रिपोर्ट के द्वारा, जिसमें स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पे था और भारत हमारा 30वें नंबर पर आता है दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों में। अब यहां पर बात करेंगे ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की, जिसको हम लोग जीबीए के रूप में हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ 9 सितंबर 2023 को किया गया था। किस देश ने मिनटमैन 3 यानी मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये यूएसए उसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अभी आसियान में जो है कि मीटिंग्स के दौरान भारत ने जो आसियान का जो 11वां देश बना तिमोर लेस्ते, इसकी एक राजधानी है दिल्ली। क्या नाम है उस राजधानी का? दिल्ली। वहां पर भारतीय दूतावास खोलने की घोषणा की गई नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन ललितपुर नेपाल के मध्य किया गया। ललितपुर यूपी में है और नेपाल के मध्य। महोत्सव किन देशों के बीच होगा? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इतने देश इसमें शामिल हुए। फिर आगे देखते हैं, अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अब वो हम शुरू करेंगे, अपनी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, आर्थिकी की बात करेंगे अगर हम, तो वैश्विक मेगा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्सस 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। अब हम आर्थिकी में पढ़ रहे हैं। वहीं यह कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो
ये डेट दोस्तों गलत लिखी गई है, 26 से 29 फरवरी 2000। अच्छा, ये कब किया जाएगा फ्यूचर में, यानी पहले से घोषित कर दी गई थी, तो 26 से 29 फरवरी 2024 को की जाएगी और नई दिल्ली में। फिर आगे देखते हैं कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा हो गया, म्यांमार हो चुका है। आगे देखते हैं, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम एबीपी के लिए पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है, नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। और डेल्टा रैंकिंग क्या है क्या नहीं, ये पूरी डिटेल से मैंने करंट अफेयर्स में पढ़ा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट रिवीजन करा देता हूँ कि देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक माना जा रहा है तिरयानी ब्लॉक, जो कि कहाँ पे आएगा, आसिफाबाद जिला तेलंगाना में। और दूसरे नंबर पे हमारा यूपी का आता है कौसाम्बी ब्लॉक, कौसाम्बी जिला जो कि प्रयागराज के पास है, उत्तर प्रदेश। ये दूसरे नंबर का ब्लॉक माना जाता है पूरे देश में। अगला पॉइंट है, किसने बिल्डिंग एडेप्टेशन एंड रेजिलेंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज नामक पहल शुरू की, तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी बैंक के द्वारा। और इसके तहत जो जलवायु अनुकूलन में सहायता दी जाएगी एडीबी देश के द्वारा, नेपाल और भूटान को दी जाएगी। फिर आगे बात करें तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो इंपॉर्टेंट चीज है कि किसने ग्लोबल ड्राउट स्नैपशॉट 2023 रिपोर्ट जारी की है, तो यूएनसीसीडी ने जारी की है। और यूएनसीसीडी का मतलब क्या होता है, ये एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन के तहत काम करती है, जो मरुस्थलीकरण को रोकने का प्रयास करती है, यानी मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा है धीरे धीरे, और जिससे जो हमारी जलवायु तो नहीं, जो मृदा है, उर्वरता है, वो क्षीण होती जा रही है और वो बंजर होती जा रही है भूमि। आगे देखते हैं, यहाँ पे ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024 किसके द्वारा जारी की गई, तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स है। ये वैश्विक स्तर पर रेटिंग एजेंसी है जो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के नाम से जानी जाती है। तो ये ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक रिपोर्ट यही जारी करती है, और इनके द्वारा कहा गया कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन वर्तमान में कौन सी अर्थव्यवस्था, ये 5वीं है भारत। नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन लखनऊ में किया गया। यह फूड एक्सपो किसके द्वारा आयोजित किया गया, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के द्वारा। इसमें भागीदार देश कौन था, वियतनाम था। फिर आगे देखें, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा कहाँ आयोजित किया गया, कटक ओडिशा में किया गया। अब बाली का मतलब आप इंडोनेशिया मत लगा देना। किस राज्य ने देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये उत्तर प्रदेश। और कहां पर ये खोला जा रहा है दोस्तों, तो हमने पढ़ा था सहारनपुर में, आईआईटी रुड़की कैंपस में। ठीक है, अब यहां देखेंगे, देखिए यहां लिखा भी है सहारनपुर। ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस 2023 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। और इसके बाद हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे बीबीसी द्वारा, जो बीबीसी यूनाइटेड किंगडम में है संस्था, तो इसके द्वारा 100 जो है कि प्रेरक और प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया, तो 4 महिलाओं को शामिल किया गया। जैसे हरमनप्रीत कौर जो कि खेल की श्रेणी में क्रिकेट की कैप्टन है, दिया मिर्जा जी मनोरंजन से संबंधित है जो कि अभिनेत्री हैं, और जेत सुनमा तेंजिंग पालमो जो कि संस्कृति और शैक्षणिक श्रेणी में, और आरती कुमार राव जलवायु पायनियर श्रेणी में आती हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें और इंपॉर्टेंट चीजों को अगर हम कवर करें, किस संस्थान ने, नहीं यहां पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 11वां संस्करण आयोजित किया गया शिलांग मेघालय में। 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO का अध्यक्ष बनाया गया है भारत को। वर्ल्ड कोल एसोसिएशन का नाम बदल के कर दिया गया फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। तो अब जो कोयला संघ था वैश्विक स्तर पर, उसके नाम में परिवर्तन कर दिया गया और नया नाम बना दिया गया फ्यूचर कोल द ग्लोबल अलायंस फॉर सस्टेनेबल कोल। अब आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे विश्व ऊर्जा रोजगार यानी वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट जारी की जाती है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। वर्ल्ड जो है आपका एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट का एक कौन सा संस्करण था, दूसरा था। किस राज्य ने राज्य की गायों की जनगणना कराने का निर्णय लिया, तो उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश क्या करेगा कि गायों की पूरी जनगणना कराएगा, हालांकि बिहार और राजस्थान जातिगत जनगणना करा रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर कि विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2023 की जो रिपोर्ट है वो कौन जारी करता है, तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो के द्वारा जारी की जाती है। और संपूर्ण नाम का एक नया सूचकांक जारी किया गया सिडबी के द्वारा, जो कि MSME सेक्टर से संबंधित होगा। और यह सूचकांक जकोटा के साथ मिलकर लॉन्च किया गया सिडबी के द्वारा, और यह MSME के आर्थिक क्रियाकलाप का सूचकांक रहेगा, इंडेक्स देगा, ताकि इससे पता चलेगा कि जो MSME सेक्टर है वो कितना ग्रो कर रहा है और भारत में उसमें क्या क्या सुधार करने की संभावनाएं हैं। फिर यहां पर हम देखेंगे अगला पॉइंट है, किसने ग्लोबल लैंडस्केप ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस 2023 की रिपोर्ट जारी की, तो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव ने। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर
2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और यह 42वां संस्करण था। इस मेले के जो पार्टनर राज्य थे बिहार और केरल थे और इस मेले की जो फोकस राज्य थे जिसमें दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश थे। इनकोर की बात करेंगे तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया गया, जिसकी फुल फॉर्म है इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। तो ये आपका इनकोर हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग। आगे देखते हैं, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये बंगलुरु में किया गया। 2023 में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 6ठा संस्करण आयोजित किया गया था। फिर यहां पर देखते हैं किस संस्था ने स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट 2023 जारी की थी? तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई थी, खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2023 जारी की गई थी नाइट फ्रैंक के द्वारा, जिसमें पहला स्थान मनीला फिलीपींस को मिला था और भारतीय शहर इसमें जो सीट्स में था रैंक 4 मुंबई था। आगे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एडल गिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2023 में कितने लोगों को शामिल किया गया? 119, जिसमें भारत की तरफ से जो शीर्ष दानदाता हैं वो शिव नाडर जी, जो कि एचसीएल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। शिव नाडर जो कि सबसे बड़े जो है कि दानदाता माने जा रहे हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर, तो अब हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया नवंबर 2023 में? तो लखनऊ में किया गया। और किसने क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंस शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो FATF ने की, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और FATF के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन है? राजा कुमार, टी राजा कुमार। किस संस्था ने इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट जारी की? तो OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा जारी की गई। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो प्रवासन यानी माइग्रेशन से और OECD देशों में अप्रवासियों का जो श्रम बाजार में समावेश होता है इससे संबंधित होती है। आगे देखते हैं, भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस यानी डीजल संदर्भ फ्यूल किसने लॉन्च किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया। किस संस्था ने इलेक्ट्रिक्स ग्रिड्स एंड सिक्योर एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जारी की है। ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट 2024 जारी की गई, यूरोपीय यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी के द्वारा जारी की गई है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर और चलते हैं हम। जैसे आप देखोगे कि आवधिक श्रम बल वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 किसके द्वारा जारी की गई? मॉस्पी के द्वारा जारी की गई, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसमें महिलाओं की जो श्रम बल भागीदारी है वो 37% हो चुकी है, जिसमें लगभग 4.2% के आसपास की वृद्धि देखने को मिलती है पिछले वर्ष की अपेक्षा। और अभी हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय के किन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो 15 नंबर पे इसे मिला है इरकॉन को और 16 नंबर पे इस तरीके से। तो अब वर्तमान में 16 कंपनियां हैं जो नवरत्न के अंतर्गत शामिल हैं। तो जैसे इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और दूसरा राइट्स लिमिटेड, ये दोनों ही रेलवे मंत्रालय के द्वारा सब प्रपोज्ड की गई थी। तो नवरत्न उपक्रम कितने हो गए? टोटल 16 हो गए। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 जारी किया गया मर्सर और CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इस रैंक में शीर्ष स्थान पे था नीदरलैंड। भारत की बात करेंगे तो 45वें स्थान पर आता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो 10 अक्टूबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में कहा गया कि जो विश्व की ग्रोथ रेट होगी वो 3.0 होगी, लेकिन दुनिया में सबसे तेजी से जो ग्रोथ रेट होगी वो भारत की होगी 6.3। विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की जो लिस्ट जारी की गई है वो फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है, और जिसमें भारत की तरफ से NTPC को सबसे सर्वोत्तम PSU माना गया, पब्लिक सेक्टर यूनिट को, जो कि सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में जानी जाती है। आगे देखते हैं हम लोग, विश्व के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसने दी है? तो यूरोपीय संघ ने दी है। अब आ जाइए, अब हम आगे देखते हैं कि किस संस्था ने, ध्यान दीजिएगा कि किस संस्था ने अक्टूबर 2023 में व्यापार और विकास रिपोर्ट जारी की है। इट मींस कि यूनाइटेड नेशन व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड के द्वारा ये जारी की जाती है, जिसमें बताया गया कि भारत की जो ग्रोथ रेट होगी वो 6.6% होगी। और कितने प्रतिशत होने का जो इसमें 2023 में तो 6.6, लेकिन 2024 में 6.2 होने की उम्मीद की गई है इसमें, तो ये परिवर्तित रहेगी। साथ ही साथ 2023 में जो वैश्विक ग्रोथ रेट होगी वो होगी 2.4%। कितनी होगी? 2.4% होगी। अब बात करेंगे आगे, हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए।
कि चाचा चौधरी और चुनावी दंगल नामक जो कॉमिक बुक है ये किसने लॉन्च किया? तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट अभिनंदन की बात करेंगे तो ये एयर इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। और किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉन्च की है? तो अफ्रीकी संगठन ने की है, यानी अफ्रीकन यूनियन ने की है। फिर आगे अगले पॉइंट की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बस यहाँ पे एक लास्ट है, हालांकि यूपी स्पेशल मैंने इस चीज को पढ़ा भी दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया? तो 29 जून, जो कि भामाशाह की जयंती है। अब हम चलेंगे विज्ञान के परिदृश्य में कि विज्ञान में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें उसको कवर करेंगे। जैसे भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट यानी कि नाव कहां पर अनावरण किया गया? तो अलापुझा केरल में, ये भी मैंने डिटेल से पढ़ा है। और इस इलेक्ट्रिक सोलर बोट का जो नाम है वो बाराकूडा रखा गया, क्योंकि जो मछली है बाराकूडा प्रजाति की वो बहुत ही तेज चलती है, इसलिए इस आधार पे इसका नाम रखा गया। आगे देखते हैं यहाँ पे, किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक को डेवलप किया? तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा शुरू किया गया। और अमृत की बात करेंगे अगर हम फुल फॉर्म की, तो आर्सेनिक एंड मेटल रिमूवल बाय इंडियन टेक्नोलॉजी, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। किस संस्था ने जामुन के वृक्ष का पहला जीनोम अनुक्रमण किया? तो भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भोपाल के द्वारा इसे किया गया है। और आगे पढ़ लेते हैं, किस देश ने मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन संचालित रॉकेट से 3 उपग्रहों को लॉन्च किया? तो चीन ने किया है। किस देश ने विश्व की सबसे गहरी भूमिगत भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का शुभारंभ किया? यह भी चीन हो जाएगा। फिर यहां पर देखते हैं, साइबेरियन बाघों के पहले जोड़े को भारत में किस देश से लाया गया? तो साइप्रस से लाया गया। और कहां पर लाया गया दोस्तों? तो ये वेस्ट बंगाल में लाया गया है, जिसमें साइबेरियन बाघ है ये जो है कि, और साइप्रस से लाया गया है। और इस जोड़ों को किस पार्क में आवासित किया गया? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम क्या है? तो लारा और अकामास, ये इनके नाम हैं। ओपन सोर्स यानी ओपन एआई डेवलपमेंट के लिए एआई अलायंस लॉन्च करने की घोषणा मेटा और आईबीएम ने की है। मेटा और आईबीएम, मेटा मतलब जो फेसबुक का नया नाम रख दिया गया है। आगे पढ़ते हैं डिटेल से, किस देश के द्वारा विश्व के पहले चौथी पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ किया गया? चीन के द्वारा। विश्व के सबसे बड़े परमाणु संलयन रिएक्टर का परिचालन कहां पर किया गया? जापान के द्वारा। इस परमाणु संलयन रिएक्टर का नाम क्या है? तो JT60SA। जापान और किसके बीच यह संयुक्त परियोजना? तो यूरोपीय यूनियन और जापान के बीच में ये है। तो आप देखोगे कि ये सारी चीजें हम लोगों ने साइंस में पढ़ रखी थी, बस यहाँ पे बस एक रिवीजन हो रहा है दोस्तों, और रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ। और आगे चलते हैं हम लोग, और कोई इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम लोग देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं जरा। विश्व के स्तर पर विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो आईएमडी के द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसमें शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो यूएसए, नीदरलैंड, सिंगापुर। और इस सूचकांक में जो भारत की रैंक है वो क्या? 49 नंबर पर है। फिर आगे देखते हैं कि विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। और ये भी जो है कि आपके COP28 में ही इसे लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? COP28 में। और इस संयंत्र का नाम क्या है? अल धाफरा फोटोवोल्टेइक परियोजना। आगे देख लेते हैं, किस देश ने स्पर्म व्हेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है? डोमिनिका ने की है, जो कि डोमिनिका रिपब्लिक अटलांटिक महासागर में आपको मिल जाएगा। मैक्सिको के सामने जो कई सारे जो क्यूबा, घाना वगैरह है ना, वहीं पर मिलेगा। किस देश ने सिकल सेल रोग एवं थैलीसीमिया के इलाज हेतु विश्व की पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी है? तो यूनाइटेड किंगडम ने दी है। डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया अभी हाल ही में? तो नासा ने किया है। और S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने क्या नाम दिया है? सुदर्शन नाम दिया है। और ये किससे प्राप्त किया गया? रूस से प्राप्त की गई है। फिर आगे देख लेते हैं अब हम, और कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में बताया है? तो अकेलेपन को लेके। आज आप देखो कि बहुत सारे लोग अकेलेपन में जी रहे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ा अवसाद का कारण बन सकता है। और इससे निपटने के लिए किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया है? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति अमेरिका के और चिडो मेम्पा अफ्रीकी संघ के, इनके सहयोग से एक आयोग का गठन किया जा रहा है। विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किस देश द्वारा मान्यता दी गई? तो अमेरिका के द्वारा दी गई। चिकनगुनिया के इस टीके का नाम है इक्शिशन। ठीक है। वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, जिसमें सर्वाधिक जो टीबी के मामले हैं वो भारत में 27%, इंडोनेशिया में 10%, चीन में 7.1%। तो सबसे अधिक टीबी के जो मामले वो कहां पर हैं? ये आपके भारत में।
अब यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। भारत में किस स्पेस टेक स्टार्टअप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदरिंग इमेजिंग सिस्टम का अनावरण किया गया? तो गैलेक्स आई के नाम से। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का जो पहला मिशन गया वो क्या था? आदित्य L1 था। अगस्त 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नव मित्र डिवाइस को विकसित किया गया? तो ये डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ या इसरो, इनमें से कोई एक संस्था है, हालांकि डिटेल करंट अफेयर्स में मैंने बता रखा है। तो ये मछुआरों की सुरक्षा के लिए है। अब हम चलेंगे संक्षिप्तियों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अगर हम संक्षिप्तियों की बात करें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया? तो इंद्रमणि पांडे जी ने किया है इसके महासचिव के रूप में। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला को उम्मीदवार चुना गया? तो उमा शेखर को। और ये पहली बार ऐसा होगा कि पहली भारतीय महिला इसमें चुनी गई है। भारत ने कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया? तो 3, जिसमें विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को। आगे देख लेते हैं। इटली के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे सम्मानित किया गया? कबीर वेदी को सम्मानित किया गया। 33वां व्यास सम्मान मैंने बताया आपको पुष्पा भारती को दिया गया है। पुष्पा भारती को यह सम्मान दिया गया यादें यादें और यादें इस पुस्तक के लिए या इस उपन्यास के लिए आप कह सकते हो दिया गया है। आगे देखते हैं। सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सक अधिकारी हैं कैप्टन निकितिका कौल। सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सक अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम है। भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर वो कौन है? रेशमा प्रसाद हैं। रेशमा प्रसाद को किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का उद्घाटन आयोजन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। और इस महोत्सव का जो सहभागी राज्य था वो कौन था? असम था। फिर आगे देख लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल के रूप में नॉमिनेट किया गया? तो देवेन पारेख को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो रिज। रिज मतलब होता है रिझाना, जो अपने प्रेमी को रिझाया जाता है विपरीत लिंग के लोगों को, तो उसे ही कहा जाता है। हालांकि इसका संक्षिप्त रूप होगा करिश्मा। COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो IIT मंडी को किया गया। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कंचन देवी को नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं हम लोग। और अगला इंपॉर्टेंट चीज जो है, हाँ एक इसे पढ़िए। भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली होंगी। और अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन सा है जो कि समलैंगिक विवाह को अब रजिस्टर्ड करेगा? नेपाल हो जाएगा। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यूएसए के हैं ये डायरेक्टर माइकल डगलस साहब को। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया? तो ऑथेंटिक को किया। भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहां बनाया जा रहा है? बंगलुरु नेटवर्क में, जो कि 278 किलोमीटर का होगा। स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन होंगे? नरेंद्र मोदी जी होंगे। प्रधानमंत्री ने किस लड़ाकू विमान से उड़ान भरी? तो LCA तेजस, यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो बहुत ही हल्के लड़ाकू विमान होते हैं तेजस, उनमें इन्होंने उड़ान भरी। और गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर मथव राज एस को दिया गया, जो कि इसरो के हैं। फिर आगे देखते हैं। एक पुस्तक है थ्रेड बाय थ्रेड, पुस्तक किसने लिखी है? सत्य सरन ने लिखी है थ्रेड बाय थ्रेड। भारत जल प्रभाव सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। और ये जो संस्करण था वो 8वां था, जिसका मूल विषय क्या था? भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। फिर आगे देखते हैं। 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता का आयोजन कहां हुआ? सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में। और यह खिताब 2023 के लिए किसने जीता? सेनिस पलायोसिस ने जीता, जो कि किस देश से सम्मानित है? निकारागुआ से सम्मानित है। प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया था। साहित्य के लिए JCB पुरस्कार 2023 का फायर बर्ड ने जीता। और इस पुस्तक के लेखक है पेरुमल मुरुगन। कौन है? पेरुमल मुरुगन इसके लेखक हैं। कितने भारतीयों ने 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स 2023 का पुरस्कार जीता? 2 लोगों ने। किस भारतीय ने डायरेक्टरेट का अवार्ड जीता एमी पुरस्कार के अंतर्गत? एकता कपूर ने। और ये पहली जो है कि भारतीय महिला डायरेक्टर होंगी। और सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार जो है कि पुरस्कार जीता? तो उसका नाम हो जाएगा वीर दास।
किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बीना अग्रवाल को। लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया? तो नई चेतना 2.0। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया? 21 से 22 नवंबर, अहमदाबाद गुजरात में। और यहाँ पर अंतरदेशीय मछली पालन में जो है कि कौन सा देश जो है कि सबसे आगे था? तो उत्तर प्रदेश आपका नंबर 1 पे रहेगा। और इसी समय घोल मछली को गुजरात सरकार ने क्या किया? अपनी राज्य मछली का दर्जा दिया था। फिर आगे देख लेते हैं, अगर हम बात करें कि ज्ञान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे पुरस्कार किया गया? सुरेश वाडकर को। हालांकि इसका जो पहला पुरस्कार था, जो सबसे पहली बार जब शुरू किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं हम और इंपॉर्टेंट चीज को। अब यहां पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी आपको। जैसे आप देखोगे कि भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो हीरालाल सामरिया को। और ये पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जो इस पोस्ट तक पहुंचते हैं, पहले शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति के रूप में टी पद्मनाभन को जो है कि चुना गया। सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष हैं सुरेश गोपी साहब। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसको पुरस्कृत किया गया? नंदिनी दास जी को। नौसेना का पहला एनआईबी यानी कि नौसेना का जो बौद्धिक बीकन है, यह पुरस्कार कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को दिया गया है। और आगे देखते हैं जो कोलिंस डिक्शनरी है, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को हमने देखा रिज शब्द के लिए था, तो उसी तरीके से कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया एआई को, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया नीता अंबानी जी को। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा दिया जाता है। फिर एक और जो है कि लायंस दैट ड्रंक द मून लाइट, ये नामक जो आत्मकथा लिखी गई है, ये एस सोमनाथ की है, अध्यक्ष इसरो के। इनकी ये खुद की आत्मकथा है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन घोषित किया गया? तो राजकुमार राव अभिनेता को घोषित किया गया है। और आगे चलते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर देखेंगे, और फिर धीरे से 5 मिनट में आपकी एक क्लास कंप्लीट हो जाएगी, और जिसके साथ आपकी पूरी की पूरी करंट अफेयर्स की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और करंट अफेयर्स की जितनी भी हमने क्लास करी है, पूरे 11 लेक्चर जो हमारे इससे पहले हुए हैं, उसके हैंड रिटन नोट्स को आप परचेस कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, जिसके लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके वहां पे सारे स्टेप्स को फॉलो करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और इससे फायदा होगा कि आपका आरओ एग्जाम और पीसीएस के एग्जाम दोनों में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। अच्छा जो है कि आपका स्कोर बनेगा, और सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे आपके। किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए सम्मानित किया गया? तो डीवाई चंद्रचूड़, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, या यूं कहें कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वर्तमान में। और यह अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया गया। कोल्ड ब्लेडेड लव पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो गिरीश दत्त शुक्ला जी की है। आगे देखते हैं द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो लीना कुमार, यानी भगवान की आत्मकथा इन्होंने लिख दी है। फिर आगे देखते हैं किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आरईसी लिमिटेड को। ये एक महारत्न कंपनी हो चुकी है दोस्तों आरईसी लिमिटेड, और इसको एसोचैम के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का भी पुरस्कार इस बार दिया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हुए सिद्धार्थ मृदुल। देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया? तो अटारी वाघा सीमा पर फहराया गया। विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन बर्लिन जर्मनी में हुआ, और 32वां सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को दिया गया, और यह पुरस्कार सूर्य वंशम के लिए दिया गया है। किसको दिया गया? सूर्य वंशम के लिए। फिर यहां से अगर हम देखें कि यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से किसे मरणोपरांत सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये हो जाएंगे आपके महसा अमीनी। और ये किस देश की है दोस्तों? तो ये ईरान की हो जाएंगी। फिर आगे देखते हैं व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया? तो गीतांजलि राव को सम्मानित किया गया। वहीं 2021 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो वहीदा रहमान जी को दिया गया। किसको दिया गया? वहीदा रहमान जी को। देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया? तेज नारायण बनेली महाविद्यालय भागलपुर। और भागलपुर कहां पर है? बिहार में है। फिर आगे देखते हैं कि उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है? तो सारा सनी बनी है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान
करने की घोषणा की गई। प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की है, अमेरिका की, और ये एकमात्र मतलब कि दूसरी महिला होंगी जिन्हें अकेले इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नहीं तो अभी तक क्या होता था, कई बार आपको संयुक्त रूप से दिया जाता था। नेक्स्ट है 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 7 से 8 अक्टूबर देहरादून उत्तराखंड में आयोजित की गई। आगे देखते हैं कि भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन साइबराबाद हैदराबाद में किया गया। दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग चेक गणराज्य में किया गया दोस्तों। फिर यहां पर हम देखते हैं टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड जो दिया गया 2023 CS लक्ष्मी अंबाई जी को दिया गया। 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया जॉन फासे नार्वे को। गणित का प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार दिया गया रुई किसियांग झांग को दिया गया। अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया सितंबर में, और किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया, झाड़ू दान पहल को शुरू किया गया। बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किस भारतीय को प्रदान किया गया, डॉक्टर स्वाति नायक जी को प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं कि पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया अभी, तो काजी फैज ईसा। हालांकि ये प्रश्न वगैरह तो पूछेगा नहीं दोस्तों, पाकिस्तान से हमें क्या ही मतलब है। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 सितंबर को मनाया जाता है। और भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया, तो चेतना मारू को शामिल किया गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने पूरी की पूरी करंट अफेयर्स की सीरीज को कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ अब आपका जो करंट अफेयर्स का सेगमेंट होगा, जिसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो सेगमेंट है ये स्पेशली आपके RO एग्जाम में काम आएगा, और दूसरा आपके UP PCS प्रीलिम्स 2024 में काम आएगा। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो ये पूरी की पूरी हैंड रिटन जो शॉर्ट नोट्स हैं करंट अफेयर्स के, ये तो मैंने अपडेटेड वाली चीजें लगा रखी थी। अब आपको यहाँ पर दिखाऊंगा जो मैंने आपको पहले भी दिखाया क्लास स्टार्ट करने से पहले, कि ये पूरे जो हैंड रिटन नोट्स आप देख रहे हैं, चाहे वो UP स्पेशल हो, चाहे वो आर्थिकी हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये सभी चीजों को आप जो है कि रिवाइज कर सकते हो कम समय में। और जिसको बाय करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप के नीचे मतलब वीडियो के नीचे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहां पर आप मैसेज करो और वहां से सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। और अदर क्लास के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसके क्लास की अपडेट जो है कि वहां मिलती रहती है। तो इसका लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे बायो में लगा रखा है, तो आप उसे जरूर चेकआउट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारी नेक्स्ट वीडियो करंट पे शुरू होगी MCQs की सीरीज। ठीक है, कौन सी सीरीज शुरू होगी, MCQs सीरीज होगी, जो कि लगभग 600 प्लस MCQs सीरीज होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।